गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि टेक्निकल में सबसे बेसिक आपका है। कुछ बेसिक नॉलेज जैसे यूनिट्स, मास वगैरह तो आप लोग देखे थे, वेक्टर। ठीक है, मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं कि फोर्स, जिसको जो कि मैकेनिक्स में हम लोग को पूरा डील करना है। मैकेनिक्स का जब आप डेफिनेशन ही बताए थे, तो मैकेनिक्स का डेफिनेशन में क्या बताए थे? मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विथ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स। तो फोर्स क्या होता है वो हम लोग जानेंगे, तभी ना उसका इफेक्ट कैसे कैसे होता है वो पता कर पाएंगे। तो बेसिक चीज है, फोर्स को अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान है, खाली इसको समझना है। ये आसान है, तो जितने अच्छे से समझेंगे और आसान रहेगा। तो देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। हर जगह हम लोग फोर्स का उपयोग करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे फोर्स को? तो फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग या एनी एक्शन विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। एनीथिंग और एनी एक्शन विच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड फोर्स और नोन एज फोर्स। ऐसा कोई भी एक्शन हमारे द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा किया जाता है जो कि किसी वस्तु के स्थिरता को, स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का कोशिश करता है, उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। एनी एक्शन, सपोज दैट, आप डेफिनेशन लिख देते हैं आपका, एनी एक्शन which tends to changes the state of rest or a state of motion is known as force। कोई वस्तु स्थिर है, या सपोज दैट कोई वस्तु स्थिर है, या एक कोई वस्तु है जो कि मोशन पे है। ठीक है, तो इस पे किया गया कोई भी एक्शन, सपोज दैट इसको हम हाथ से उधर ढकेलने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको प्रेस करने का कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ एक्शन हुआ। तो इस एक्शन के कारण ये जो बॉडी अगर रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अब इसमें हम कुछ चेंजेस लाने का कोशिश करेंगे। तो चेंजेस लाने कैसे? कुछ न कुछ इस पे काम करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, या इसको पुश करने का कोशिश करेंगे, पुल करने का कोशिश करेंगे। तो वो एक्शन फोर्स कहलाएगा, जो कि किसी वस्तु को स्टेट जो स्थिर है या गतिशील है उसमें कुछ चेंजेस करने का कोशिश करे। वैसा मोशन हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा, कोई जरूरी नहीं है हम ही करें, कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई मशीन के द्वारा इस पे हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का कोशिश कर सकते हैं। तब उस केस में हम कहेंगे कि उस मशीन द्वारा इस पे कुछ न कुछ फोर्स लगाया गया। अगर हम कोई एक्शन करेंगे तो कहेंगे कि हाँ, हमारे द्वारा कुछ न कुछ इस पे फोर्स लगाया गया। ठीक है, कब? जब इसके वास्तविक स्थिति, जो इक्विलिब्रियम का स्थिति जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, इस पे कुछ नहीं हो रहा है। मगर हम जैसे ही कोई एक्शन इस पे करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस होता है या चेंजेस होने का कोशिश करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा। तो फोर्स में बी डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग फोर्स कहेंगे। फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम लोग को पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। और फोर्स को हम लोग 4 तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और वही 4 तरीका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स भी कहलाता है। जैसे जो भी बॉडी लिए थे, ये एक बॉडी लिए थे, इस पे मान लिया हम कोई एक्शन किए, उसको हम एक लाइन के द्वारा दर्शाए कि इस पे एफ फोर्स हम लगा रहे हैं, कोई एक्शन हम इस पे कर रहे हैं, कोई एक्स फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं, तो कोई एक्शन हो रहा है।
तो हम जान रहे हैं कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, कुछ एक्शन लगा रहे हैं, इसमें चेंजेस लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब समझेंगे कैसे? हम तो समझ गए कि फोर्स लगा है, मगर किसी और को कैसे समझाएंगे कि इस पे फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फोर्स को कैसे हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग 4 तरीके से दर्शाते हैं, और यही 4 तरीका जो दर्शाने का फोर्स है, ठीक है, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं कि 4 कौन कौन सा तरीका है किसी फोर्स को दर्शाने का। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड नंबर 1 फोर्सेज लिख देते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स को किस तरह से दर्शाया जाता है या उसका गुण क्या होता है। एग्जाम में पूछता है, इसको एग्जाम में इस तरह से पूछ देता है, हाउ कैन फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, या राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस, या राइट डाउन द क्राइटेरिया, या राइट डाउन द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर रिप्रेजेंटिंग ए फोर्स इन ए प्लेन। इस तरह से करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो उसका आंसर एक ही होगा। 4 तरीका है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। फोर्स को हम लोग किसी न किसी मैग्नीट्यूड से दर्शाएंगे। दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन, किसी न किसी दिशा, जिस ओर फोर्स लग रहा है उस दिशा में दर्शाएंगे। और तीसरा होता है पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन, किस बिंदु पे लग रहा है फोर्स, किस पॉइंट से अप्लाई हो रहा है, किस बिंदु पर लग रहा है या कहां से लग रहा है, 2 चीज, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन। और इस पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन को क्लियर करता है चौथा पॉइंट, नेचर और सेंस, ऑफ फोर्स, ठीक है। इसको क्लियर, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन को ये चौथा पॉइंट और क्लियर कर देता है। एक एक करके देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है। मान लिया एक फोर्स, एक कोई बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी एक है, एक कोई स्पेस है, ठीक है, स्पेस में एक रिजिड बॉडी है, या कोई बॉडी मान लो एक बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो दर्शाने के लिए क्या, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड लगना चाहिए। मान लिया कि कोई जो फोर्स है आपका, जैसा कि बताया ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इसको चेंज करने का कोशिश किया, ये कोई बॉडी है उसको चेंज करने का कोशिश किया, या हम इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे कोई एफ फोर्स लग रहा है, तो एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितना है इसका, फोर्स का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, कितना लग रहा है, अमाउंट न्यूमेरिकल अमाउंट, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज दैट ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका जो एक एक्स और वाई प्लेन में ये बॉडी है, तो ये जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक्स डायरेक्शन मान लेंगे और ये वाई डायरेक्शन बॉडी का मान लेंगे। अब ये देखो, ये जो फोर्स लग रहा है ये एक्स के थ्रू कोई एंगल बनाएगा, या फिर ये वाई है, इस वाई के थ्रू कोई एंगल बनाएगा, तो उसका डायरेक्शन का पता लगेगा। अगर एंगल नहीं बना रहा है, एक्स वाई प्लेन नहीं दिया हुआ है, लेफ्ट साइड डायरेक्शन लग रहा है या राइट साइड लग रहा है, कुछ इस तरह का डायरेक्शन उनको बताना पड़ेगा कि फोर्स लग रहा है तो किस ओर लग रहा है।
दाएं साइड लग रहा है, राइट साइड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है या डाउनवर्ड लग रहा है, ये कुछ ना कुछ डायरेक्शन हम लोग को बताना पड़ेगा, तभी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स होगा। किसी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी है। उसके बाद क्या लगना जरूरी है, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन कहां पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है ना डायरेक्शन के अनुसार। अगर ये एरो इस ओर दिया हुआ है और लाइन बॉडी पे यहाँ पे जा रहा है तो इस ओर लग रहा है, तो पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन उसको बोला जाता है कि फोर्स वहां पे लग रहा है, यहाँ पे बॉडी पे ये एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन। अब इस पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन को और क्लियर करता है नेचर और सेंस ऑफ फोर्स, ये पुश करने वाला फोर्स है या पुल करने वाला फोर्स है। तो अगर हम इसको इस ओर से लगाते हैं तो इसको पुश करेगा, उधर की ओर ढकेलेगा, मगर यही फोर्स का अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इस फोर्स का अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन इस ओर कर देते हैं, ठीक है, फोर्स वही है, मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन आपका बदल गया, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन जो यहाँ था हम इसको यहीं पे रख देते हैं, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन यहाँ नहीं, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन यहाँ टेल पे कर दिए, ठीक है, कि फोर्स जो अप्लाई कर रहा है रिजिड बॉडी पे यहाँ पे। अब इसका नेचर क्या हो गया, अब खींचने वाला नेचर हो गया, ये फोर्स इसको इस ओर खींचेगा तो इसको बोलेंगे पुल। सेंस ऑफ क्या हो गया, सेंस ऑफ फोर्स या नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, ये पुल टाइप का हो गया। जबकि फर्स्ट केस में, इसके पहले वाला केस में, जब डायरेक्शन आपका इधर था, जब डायरेक्शन आपका इस ओर था, डायरेक्शन जब आपका इस ओर था फोर्स का, तब क्या था सेंस ऑफ इसका, फोर्स का सेंस क्या था, फोर्स का सेंस था पुश, उसको उसकी ओर ढकेल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे है, इसको इस ओर ढकेल रहा है, तो ढकेलने को क्या बोलते हैं, पुश करना, खींचने को क्या बोलते हैं, पुल करना, ठीक है। तो ये चार चीज जरूरी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन चाहिए, कहां पर लग रहा है फोर्स, कहां से लग रहा है फोर्स, और चौथा फोर्स का नेचर क्या है, पुल है या पुश है। ये चीज हम लोग को जानना जरूरी रहता है। अगर कोई भी फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो फोर्स क्या है आप लोग जानते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया फोर्स। वेक्टर में पढ़े थे कि जो वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं क्या मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स को यूनिट क्या होता है बताइए, पढ़े होंगे 9th 10th में, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे, न्यूटन में आता था। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। यूनिट ऑफ फोर्स या कहें एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, हाँ हम लोग फोर्स में थे तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। याद रखिएगा, पूछता है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट क्या होता है उसका, न्यूटन होता है। न्यूटन मिला कैसे, थोड़ा सा बता देते हैं, जानकारी वाला चीज है, वैसे पढ़े भी होंगे बहुत सारे लोग, 10th में अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो याद होगा। न्यूटन सेकेंड्स लॉ याद होगा, तो न्यूटन सेकेंड्स लॉ के अनुसार एक फॉर्मूला निकलता है, ए फोर्स इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इक्वल टू होता है न्यूटन। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं न्यूटन। न्यूटन एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पे इसका यूनिट न्यूटन रखा गया, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन होता है, ठीक है। अब
ये तो एसआई यूनिट का बात हो गया। अब हम लोग जब यूनिट्स पढ़ रहे थे पिछला क्लास में, तो आप सिस्टम ऑफ यूनिट भी देखे थे, कुछ कुछ याद है? 2-3 प्रकार का सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता था। एक को बताए थे आपको MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट जब हम लोग पढ़ रहे थे पिछला क्लास में, तो उसमें सिस्टम ऑफ 2-3 प्रकार का सिस्टम ऑफ यूनिट देखे थे। MKS देखे थे, CGS देखे थे, FPS देखे थे, और क्या देखे थे? SI यूनिट्स देखे थे। तो SI यूनिट्स में SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, उसमें फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। CGS में क्या होता है? CGS में KGF होता है। किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो KGF यूनिट होता है इसका, और 1 KGF इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। याद रखिएगा, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम में ना फोर्स को KGF में दिया हुआ रहता है, 10 KGF, 20 KGF इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो अगर 1 KGF दिया हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि 1 KGF इक्वल टू है 9.81 न्यूटन के। अब इसी तरह से अगर 9 KGF का फोर्स लग रहा है किसी पे, तो उसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 9.81 न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, तो SI यूनिट में कन्वर्ट करके फॉलो करेंगे हम लोग SI यूनिट। तो किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए यूनिट जो होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो आपका SI यूनिट में नहीं दे करके आपका MKS में या कभी कभी CGS में भी दे देता है। रेयर केस में इक्का दुक्का प्रॉब्लम है, ऐसे मोस्टली सब न्यूटन में ही रहेगा। किसी किसी केस में कंफ्यूज करने के लिए कि स्टूडेंट को याद है कि नहीं, स्टूडेंट समझा है बढ़िया से कि नहीं, कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए इस तरह से प्रॉब्लम में दे देता है। तो ये जानकारी भी हम लोग को होना चाहिए। उसी तरह से एक CGS सिस्टम है, MKS तो समझ गए, इसी तरह से एक CGS सिस्टम है। MKS को मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, MKS यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? KGF, और 1 KGF इक्वल टू 9.8 न्यूटन। उसी तरह से CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G फॉर ग्राम, CM फॉर सेंटीमीटर, S फॉर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। CGS में इसका यूनिट होता है, और ये इक्वल टू होता है, इसी को बोलते हैं डाइन, DYNE, डाइन बोलते हैं इसको। तो CGS में पूछ देगा, ये आपका पूछा जाता है जनरली, पहले आप तो नहीं पूछता है, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बराबर पूछता था कि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में या CGS पद्धति में फोर्स की इकाई क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है। 4 ऑप्शन दे देता था टिक मारने के लिए, तो वो डाइन, ठीक है। तो डाइन क्या होता था? जैसे हम लोग न्यूटन को किए थे ना, न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था, उसी तरह से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डाइन होता है, ठीक है ना। अब डाइन को न्यूटन में कैसे बदलेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है, इसका भी याद रखिएगा। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। अगर डाइन में दिया हुआ है तो न्यूटन में बदल के कैसे हम लोग आगे प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। तो ये फोर्स का यूनिट था। इस तरह से हम लोग एक न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अगर रिवर्स करें तो 1 डाइन इक्वल टू 1 बाई 10 टू द पावर 5 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। इस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, चाहे वो डाइन में हो, चाहे वो KGF में हो। अल्टीमेटली हम लोग को न्यूटन में लाके
आगे प्रोसीड करना है, या अगर जैसा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उस तरह से हम लोग को करना है। ये सब जानकारी रहेगा तो आसानी से हम लोग कर देंगे। ये था फोर्स। फोर्स किसको कहते हैं, डिफिनीशन हम लोग पढ़ लिए, रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए और फोर्स का यूनिट भी पढ़ लिए। आगे और क्या पढ़ना है? अच्छा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स होता है कि फोर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑन पेपर, ड्राइंग में अगर हम लोग को पूछ दिया कि ग्राफ बना के फोर्स को रिप्रेजेंट कीजिए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लग रहा था, सपोज दैट कोई 10 न्यूटन का, F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम लोग डायरेक्शन दे दिए, कोई एक्सिस है, एक्सिस से कोई एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है। डायरेक्शन मालूम है, मैग्नीट्यूड मालूम है, एप्लीकेशन मालूम है, यहाँ पे लग रहा है, सेंस मालूम है, सेंस कैसे इसको पुश कर रहा है, ठीक है। अब इसी फोर्स को अगर हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ पेपर जनरली क्या होता है, ग्राफ आपका XY प्लेन में बटा हुआ रहता है। तो पहले फोर्स का स्केल रेशियो लेंगे, स्केल रेशियो लेंगे, क्योंकि ग्राफ पे जब हम लोग कोई चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइन के माध्यम से, कर्व के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं ना। कोई भी ग्राफ शीट अगर हम लेते हैं, अगर ग्राफ शीट आप लोग बनाए होंगे तो स्टैटिक्स में ग्राफ शीट्स का बहुत उपयोग होता है। तो जब ग्राफ शीट्स का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें कोई भी चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या है, डाटा को, कोई भी डाटा को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से फोर्स है तो इसको हम लोग लाइन से या ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वही देखेंगे। कोई फोर्स मान लिया 10 न्यूटन का इस पे लग रहा है फोर्स, तो 10 न्यूटन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। तो इस पे पहले हम लोग एक्स और वाई डायरेक्शन लेंगे। जैसे ये एक्स वाई डायरेक्शन है, उसके बाद स्केल रेशियो लेंगे। स्केल रेशियो का मतलब क्या, ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन का, इसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको लाइन में कन्वर्ट करने के लिए कि कितना लंबा लाइन होगा। तो मान लिया हम स्केल रेशियो लेते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो 10 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा नहीं इस स्केल रेशियो के अनुसार, ठीक है। 10 सेंटीमीटर हो गया। अब 10 सेंटीमीटर में ये जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है, जितना एंगल के थ्रू लगा हुआ है उतना का कहां से, ये देखो, ये अगर ग्राफ लेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। उसी अनुसार इस ग्राफ पे ये पॉइंट खोजेंगे, कहां पे आया ये पॉइंट, और वो पॉइंट खोज लिए। सपोज दैट कि ग्राफ शीट कैसा रहता है, ग्राफ शीट आपका इस तरह से लाइन बना हुआ रहता है आपका वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली भी लाइन बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से। अब इस ग्राफ शीट पे ये पॉइंट खोजेंगे एक्स वाई डायरेक्शन के अनुसार। ये पॉइंट कितना, कौन सा लोकेशन पे आएगा, वो लोकेशन ग्राफ शीट पे हम लोग तय करेंगे। ये पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन कुछ एक्स वाई अगर आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री, उसमें आपको एक्स वाई कुछ लोकेशन होता है जो कि एक्स से, ये 0 है तो ये डिस्टेंस आपको एक्स कहलाता है और ये डिस्टेंस आपको वाई कहलाता है, ठीक है। तो ये एक्स वाई, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो उसके अनुसार 0 से हम लोग ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेके यहाँ पे क्रॉस करेंगे। जहां पे ये पॉइंट क्रॉस करेगा एक्स वाई पे, ये पॉइंट लेंगे। अब 10 न्यूटन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आया था, ये कोई एंगल था, तो यहां से सेम उसी एंगल से 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे और एरो देके दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये जो लेंथ हुआ आपका, ये जो लेंथ हुआ 10 सेंटीमीटर का, ये 10 सेंटीमीटर का लेंथ आपका 10 न्यूटन के
फोर्स के बराबर है। रिप्रेजेंट हो गया ग्राफ शीट पे, ये वाला फोर्स आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक सिंपल लाइन होगा, मान लिया ये 200 न्यूटन का कोई फोर्स है, किसी बॉडी पे लग रहा है, ठीक है, किसी बॉडी पे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 200 को ग्राफ शीट लेंगे, ठीक है, अगर पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन दिया है तो वो सिलेक्ट करेंगे, अगर पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ, सिंगल फोर्स है और अगर पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन आपको मालूम नहीं है तो कोई अपने मन से पॉइंट ग्राफ शीट पे आप लोग चूज कीजिएगा। और स्केल रेशियो मान लिया 25 न्यूटन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हम स्केल रेशियो लिए 25 न्यूटन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का स्केल या 1 सेंटीमीटर का लिए, 25 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 200 न्यूटन इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। 200 न्यूटन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 8 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे, 8 सेंटीमीटर ऑफ फोर्स, या फिर इसी को 200 न्यूटन फोर्स। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, ठीक है। तो इतना आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपका नोटबुक में जो पीडीएफ भेजे थे, नोटबुक लिखे होंगे, उसमें भी है, एक बार समझ लीजिएगा लिखा हुआ का, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूनिट्स याद रखना है, एमकेएस वाला भी, सीजीएस वाला भी और एसआई वाला भी, और दोनों को कन्वर्ट कैसे करते हैं एमके एसआई यूनिट में, एमकेएस से एसआई में, और सीजीएस से एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स या रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, 4 पॉइंट कंठस्थ याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है 2 नंबर या 4 नंबर के लिए, बराबर पूछा जाता है ये वाला आपका बोर्ड वाला एग्जाम में, कि हाउ फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, इस तरह से करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो याद रखिएगा। और यूनिट्स वगैरह याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा, तो आगे जो इसका फोर्स का जो एप्लीकेशन होता है वो समझने में बहुत आसानी होगा। तो कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है, और अगर समय रहेगा तो बो नोटेशन, ठीक है। कोई फोर्स, किसी मेंबर पे फोर्स लग रहा है, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है तो एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको नोटेशन देंगे अच्छे से समझने के लिए, ये सब हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे, ठीक है। बाकी जितना 3-4 क्लास में पढ़ाए हैं एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अभी क्या